नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को चुनाव होना है। इसके लिए बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए गठबंधन में हलचल बढ़ गई है। हालांकि इस बीच तीसरा मोर्चा भी तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी अगुवाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। फिलहाल तीसरे मोर्चे का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष के कई दल इसकी मुखालफत करने लगे हैं। खबर ये भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। एनडीए का मानना है कि नीतीश के नाम पर विपक्ष भी हामी भर सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए। राज्यसभा चुनावों के संपन्न होने के बाद अब हर किसी की नजर राष्ट्रपति चुनावों पर टिक गई है। बीजेपी सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश में है। बीजेपी ने इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी अपने वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी है। दरअसल राजनाथ सिंह पूर्व में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके राजनाथ सिंह के संबंध सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से काफी अच्छे रहे हैं। इसीलिए पार्टी ने उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर सभी दलों के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जेपी नड्डा वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस नाते वो देश के सभी राजनीतिक दलों की मंशा को बखूबी समझते हैं। इसीलिए पार्टी ने इन दोनों नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो एनडीए के घटक दलों के साथ साथ कांग्रेस समेत यूपीए के भी सभी घटक दलों के साथ बातचीत कर राष्ट्रपति उम्मीदवार पर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश करें। नड्डा और राजनाथ सिंह एनडीए और यूपीए के घटक दलों के साथ ही देश के अन्य सभी राजनीतिक दलों और निर्दलियों के साथ भी बातचीत कर राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर उनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की कोशिश है कि देश के शीर्ष संवैधानिक पद के उम्मीदवार को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सर्वसम्मति बनाई जाए, ताकि इस पद के लिए चुनाव के बिना ही निर्विरोध निर्वाचन कर देश और दुनिया में एक बेहतर राजनीतिक संदेश दिया जा सके। बीजेपी का मानना है कि परंपरा के मुताबिक केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ उनकी सरकार होने की वजह से सभी राजनीतिक दलों को राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस समेत देश के सभी राजनीतिक दलों का मन टटोलने के साथ ही उन्हें एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए मनाने की भी कोशिश करेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। एनडीए का मानना है कि नीतीश के नाम पर विपक्ष भी हामी भर सकता है। हमारी पार्टी ने पिछले 2 बार में तो जहां भी था, हम जहां थे उससे अलग को दिया, जो हमको पसंद आया, जो वोट आया। तो अभी तो कोई नौबत नहीं आई है, अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है। अभी तो कहीं से कोई कौन उम्मीदवार होंगे, एक ही होंगे कि अनेक होंगे, कोई बात तो हुई नहीं। और हमको नहीं लगता कोई वार्तालाप है, कोई बातचीत भी है। अभी तक तो किसी भी प्रकार का दृश्य नहीं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने विपक्ष का साझा उम्मीदवार उतारने की कोशिश तेज कर दी है। इसके लिए वह 15 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष के मुख्यमंत्री और नेताओं के साथ संयुक्त बैठक में शामिल होंगी। ममता ने उन पार्टियों को भी न्योता भेजा है जो यूपीए में शामिल हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को भी बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं ममता बनर्जी के प्रयास का विरोध भी हो रहा है। वामपंथी दलों का कहना है कि इस तरह से विपक्ष कमजोर होगा। शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे या कोई बड़ा नेता बैठक में शामिल नहीं होगा। संजय राउत ने कहा कि बैठक वाले दिन वे अयोध्या में रहेंगे, वे पार्टी के किसी और नेता को भेज सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा, ममता का ये कदम सही है। न केवल राष्ट्रपति चुनाव के लिए बल्कि आम चुनावों के लिए भी विपक्ष का एकजुट होना अहम है। अगर विपक्ष एकजुट नहीं होता है तो हम बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। बेहतर होता कि ये बैठक कांग्रेस बुलाती। हालांकि कांग्रेस में इसे लेकर विरोध शुरू हो गया है। कई कांग्रेसी नेता चाहते हैं कि विपक्ष की अगुवाई सोनिया गांधी ही करें। मौजूदा स्थिति के मुताबिक अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है तो बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए कमजोर पड़ जाएगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस, टीएमसी और अन्य बड़े दल किसी ऐसे नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जिस पर विपक्ष में शामिल सभी पार्टियां सहमति दे दें। ऐसे में शरद पवार का नाम आगे आ रहा है। एनसीसी चीफ शरद पवार के संबंध सभी दलों से बेहतर हैं।
यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें काफी सम्मान देते हैं। अगर कांग्रेस शरद पवार का नाम आगे बढ़ाती है तो उसे टीएमसी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस, आरजेडी और लेफ्ट जैसी पार्टियों का आसानी से साथ मिल जाएगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद को भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। गुलाम नबी को लेकर भी विपक्ष एकजुट हो सकता है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए मनमोहन सिंह का नाम भी प्रस्तावित किया जा सकता है। मनमोहन सिंह काफी ईमानदार नेता माने जाते हैं और विपक्ष में शामिल सभी दल उनका सम्मान करते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना 15 जून को जारी होगी। वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून तय की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 30 जून को होगी। उम्मीदवार अपना नामांकन 2 जुलाई तक वापस ले सकेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा। इसके नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। 25 जुलाई को राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण समारोह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो बात राष्ट्रपति चुनाव की होगी। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कवायद तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की तरफ से या 2 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, 2 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है तमाम विपक्षी पार्टियों से बातचीत करें और एक मत बनाने की कोशिश करें। तो वहीं ममता बनर्जी की तरफ से विपक्षी एकजुटता को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंतर्गत बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को भी आमंत्रित किया गया है। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने की भी कवायद लगातार हो रही है। विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है महेश वर्मा, जिस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहुत स्वागत है आपका। अफजल अब्बास जी हमारे साथ मौजूद हैं, लीडर है जेडीयू के। बहुत स्वागत है आपका। महिमा सिंह जी हमारे साथ है, लीडर है कांग्रेस की। महिमा जी स्वागत है। राम प्रकाश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ है, टीएमसी के लीडर है, आपका भी बहुत स्वागत है। महेश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। अब सवाल इस बात को लेकर, जिन 2 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह, कितनी चुनौतियां हैं उनके सामने विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की राष्ट्रपति के नाम? हमारे उन दोनों नेताओं की पहली प्राथमिकता यही होगी कि भाई विपक्षी जो हमारे मित्र हैं, राष्ट्रपति का एक संवैधानिक पद है, पद पे जाने वाला व्यक्ति जो है संवैधानिक विधि व्यवस्था उसके तहत काम करता है। कोई पार्शलिटी वो किसी पार्टी से तो पता नहीं है। सवाल है कि जिसके पास संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कम है तो ऐसी परिस्थिति में एक कंसेंसस बनाना चाहिए। सर्वसम्मति बनाना लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत बात है। और इसमें जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी है, निश्चित रूप से इन दोनों व्यक्तियों का एक जो एक व्यक्तित्व है या उनके जो एक सोच समझ या राजनीतिक अनुभव है, तो कहीं न कहीं हम समझते हैं कि वो कहीं इस राष्ट्रपति के चुनाव में उसको कहीं प्रश्रय मिलेगा। हमारे विपक्षी जो मित्र हैं वो इसको कहीं न कहीं महत्व देंगे और उनकी बात को भी सुनेंगे, समझेंगे और हम अपने तरफ से उनकी भी बात को सुनेंगे। हो सकता है जो वो प्रस्तावित करें कोई नाम वो हमें अच्छा लग जाए। जरूरी नहीं है, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजों को करना हम भी पसंद करेंगे, वो भी पसंद करेंगे, लेकिन होता क्या है ये अभी कुछ तय नहीं है। बिल्कुल, होता क्या ये अभी तक तय नहीं है। लेकिन महिमा जी, भारतीय जनता पार्टी की इस पहल को आप कैसे देखते हैं कि विपक्षी पार्टियों को भी एक साथ लाया जाए, सर्वसम्मति के साथ एक नाम सुझाया जाए और फिर उसी को बिना चुनाव के निर्विरोध आगे बढ़ाया जाए? मैं समझती हूँ नेहा जी कि लोकतंत्र के पहले नागरिक का ये चुनाव है और इस चुनाव की खूबसूरती यही है, जैसा कि जो निर्देश आए भी हैं, कि आप इसमें व्हिप जारी नहीं कर सकते। लगभग 4800 के करीब वोटर्स इसके अंदर हैं और यदि देखा जाए तो ये उनकी जो मत की उनकी जो पावर है उस पर निर्भर करेगा। और बात ठीक है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अभी तक का जो 8 साल का रिकॉर्ड दिखाई देता है और उसमें जो विपक्ष के ऊपर उनके जो पॉलिटिकल वेंडेटा दिखाई देते हैं, हमें तो ऐसा लगता नहीं कि इनकी कथनी और करनी एक है।
हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मंशा का खुलासा अंत समय तक नहीं करती। देखिए, अभी आज ईडी का मामला गर्म है और 2019 के अंदर जो ईडी की रेड्स पड़ी वो सबसे ज्यादा थी जिस वर्ष नहीं, इस पूरे मामले पर इस पहल को आप कैसे देखती हैं महिमा जी? मैं ये समझती हूँ नेहा जी कि मैंने जैसा कि कहा कि कथनी और करनी और मंशा ये इस तरह की बयानबाजी में ये बहुत मायने रखती हैं। और मैं ये समझती हूँ कि भाजपा की मंशा न कभी स्पष्ट थी, ना अब है, ना होती है स्पष्ट। तो इसलिए ये अलग तरह की राजनीति करते हैं, बल्कि मैं कहूँगी कूटनीति करते हैं और अलग तरह के दांव खेलते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा। और जिस तरह से विपक्ष अपने अभी तो 15 जून तक आ ही गई, नामांकन शुरू हो जाएंगे, सबको पता चल जाएगा नाम कौन से सामने आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत से नामों पर चर्चा चल रही है। आज नीतीश जी का भी नाम लग रहा है कि शायद सामने आ सकता है। तो बहुत दूर नहीं है वक्त, ये तो देखा जाएगा कि किसका पलड़ा भारी होता है। और मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क रहा है और रहेगा, क्योंकि भाजपा लोकतंत्र के मूल्यों पर राजनीति नहीं करती है। भाजपा का अपना गणित है, ये अपने समीकरण है जिस हिसाब से वो राजनीति। ठीक है, रामप्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी की इस पहल को कैसे देखते हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि एकजुट हो सकता है विपक्ष और सत्ता पक्ष और राष्ट्रपति के चुनाव को निर्विरोध किया जा सकता है आगे? देखिए, ऐसा है कि जब सारा सब कुछ सामने आएगा तो हम देखेंगे, अगर निष्पक्षता रहेगी तब तो हो सकता है। किंतु अभी तक हमने 8 साल के कार्यकाल में देखता है कि निष्पक्षता तो नहीं रहती है। वो हर सेंट्रल एजेंसियों को जिस तरह से विरुद्ध विपक्ष के ऊपर पे यूज कर रहे हैं, अगर राष्ट्रपति इस तरह से ही उनके मन के मुताबिक से कार्य करवाने और ले आएंगे, क्योंकि मंशा पर अभी तक स्पष्ट 8 साल में स्पष्टीकरण नहीं मिला है, तो नहीं होगा। इसीलिए विरोधी अपने तौर तरीके से देखेंगे ऐसे एक लोकतंत्र में, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र का चुनाव होने जा रहा है, तो ऐसा प्रतिनिधि आए जो लोकतंत्र की रक्षा करे और सुचारू रूप से देश को चलाया जाए, तो उसके साथ आएंगे हम। नहीं, अभी तक क्या हुआ ऐसा जो आप उम्मीद करते हैं कि अगले राष्ट्रपति जब आएंगे तो कुछ बदलाव होगा? देखिए, आप बोले क्या हुआ, देश में अभी फिलहाल में भी जिस तरह से उपद्रव हो रहा है, उनके एक एक प्रतिनिधि जिस तरह से दूसरे धर्मों के बारे में उल्टा पुल्टा बोल के देश में दंगा लगाने की स्थिति उत्पन्न कर दे रहे हैं, तो ये क्या बोला जा सकता है। उसके बाद आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हर चीज का बोला है, और उसके विरुद्ध में तो कोई बोलने ही नहीं देते हैं। तो क्या सोचा जाए इनके बारे में? ठीक है महेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, आप लोग कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कैंडिडेट भी तो ऐसा होना चाहिए जिसमें तमाम और राजनीतिक पार्टियां भी हामी भर दें, तभी तो एकजुटता होगी। महेश जी, देखिए, जो एकजुटता की जहां तक बात है, ये बात भी जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी का जब नाम आया, हमें लगा कि आप एक दलित वर्ग से हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील रहे और वो भी अच्छे विधि विशेषज्ञ रहे, उससे पहले गवर्नर रहे और गवर्नर रहने से जी हम इस चीज मान सकते हैं कि वो ऐसा व्यक्तित्व का अगर चयन जो है, अगर ऐसी नाम जो है कहीं बीजेपी रख के अगर बात करती है, निश्चित रूप से उसको कहीं न कहीं हमारे विपक्षी मित्रों को कंसीडर करना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? ये तो सबसे अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि आज के डेट में एक सर्वसम्मति बन जाए। हमारे पास क्या है, 13,000 वोट की कमी है। तो हमारी क्षेत्रीय पार्टी जो पिछली बार भी 2017 में हमें समर्थन दिया था, वो बीजेडी है, जिसके पास लगभग 43,000 वोट है। दूसरा अपना जगनमोहन रेड्डी हैं, जिनका YSR कांग्रेस है, उनके पास 31,000 वोट है। तीसरा AIADMK भी आज हमारे पास कमोवेश हमारे साथ है। तो अगर हम कहीं पूरी तरह से आश्वस्त भी हैं
कि हम 10,000 वोट तो मैनेज कर सकते हैं या हम अपने राष्ट्रपति के जो प्रत्याशी होगा उसको हम जिता सकते हैं। उसके बावजूद भी हम राजनीतिक सौहार्द बस या प्रजातंत्र की एक खूबसूरती बनी रहे और वो वातावरण हम कहीं समझते हैं कि कहीं एक आप समझ लीजिए कि एक इस पद के लिए जो हमारे देश का सबसे, जैसे अभी उन्होंने कहा हमारे कांग्रेस की नेत्री ने कि भाई देश के प्रथम नागरिक का, तो प्रथम नागरिक का जब चुनाव होने जा रहा हो तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं इसका भी आकलन करके फिर आदमी अपने चीजों को, अपने स्टेक को, अपने दावों को सामने रख के कोई भी विपक्षी में नहीं बताया, ये जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का आगे नाम चल रहा है जिसपे विपक्षी पार्टी भी अपनी एकजुटता दिखा सकती है या फिर उस पर समर्थन कर सकती है। देखिए, हमें नीतीश जी या कोई भी नाम हो उस पर हमें कोई एतराज थोड़ी है। मनमोहन सिंह जी का आपने नाम लिया या किसी का भी नाम लिया, किसी के ऊपर सहमति बन जाए ऑल पार्टी को, ये तो खुशी की बात है। लेकिन सवाल यह है कि किसका दावा, लोकतंत्र में जिसका जो दावा होता है, जिसका जो स्टेक होता है, उसी हिसाब से वो कहीं कवर करेगा ना। अगर मान लीजिए कि मेरे पास 5 MLA है और मैं एक्सपेक्ट करूं कि भाई मुख्यमंत्री मेरा हो जाए, ये कैसे संभव है? ठीक है, एस के पांडे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के नेता है। पांडे साहब, बहुत स्वागत है आपका। अब सवाल इस बात को लेकर है पांडे साहब, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार के नाम पर चर्चा हो रही है, आगे किया जा सकता है। हालांकि नीतीश कुमार कह चुके हैं कि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जेडीयू से किस तरह से और देखती है? हेलो जी पांडे जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज तो आ रही है, लेकिन मैं जेडीयू का अधिकृत प्रवक्ता तो है नहीं कि बता दूं जी, कि नीतीश जी ने तो, चाहे ललन जी ने तो साफ कह दिया है कि हम राष्ट्रपति को उम्मीदवार नहीं है। तो फिर इनका नाम अभी जब तक सर्वसम्मति नहीं होगा तब तक इन्होंने अपना घोषणा किया नहीं है। नहीं, शगुफा क्यों छोड़ा गया, ये क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? इसके पीछे ये नाम जो चर्चा में आ रहा है नीतीश कुमार का, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं कि शगुफा छोड़ा गया नीतीश कुमार के नाम का? अभी तो इनका आपके एनडीए की तरफ से नाम तो आया नहीं है। एनडीए अगर तय करता है कि नीतीश कुमार जी बने, तब नहीं इसे माना जाएगा कि हाँ एनडीए के उम्मीदवार होंगे। अभी तो एनडीए में है, एनडीए जो तय करेगा वही ना होगा। लेकिन जेडीयू इसके लिए तैयार रहेगी क्या? जदयू को अगर नीतीश कुमार जी राष्ट्रपति हो जाए तो इसमें खराबी क्या है? उसको खुशी होगी कि हमारे नेता हो गए राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन ऐसा को बने रहिए सर हमारे साथ। महिमा जी, अगर नीतीश कुमार का नाम आगे किया जाता है, कांग्रेस पार्टी उसमें समर्थन देगी क्या? नेहा जी, इस कार्य के लिए हमारे वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो कोऑर्डिनेट करेंगे सभी पार्टी के साथ और वो देखेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका कार्यभार है। लेकिन इसी के साथ देखिए, देखने वाली बात ये भी है नेहा जी कि भाजपा को भी 3 सीटों का नुकसान हुआ है राज्यसभा के अंदर, ये सबको पता है। और उसी के साथ जो इनकी भूतपूर्व प्रवक्ता के बयानबाजी के कारण गल्फ कंट्रीज के साथ जो हम लोग नुकसान झेल रहे हैं, ये सारे समीकरण भाजपा के उम्मीदवार को तय करने में मुझे लगता है बहुत इंस्ट्रूमेंटल होंगे। और इस तरह का मुझे तो शगुफा, तो मुझे ये लगता है भाजपा का ये कहना कि हम समर्थन देंगे किसी भी, ये जो आपने पूछा कि ये जो पहल है भाजपा की, ये मुझे लगता है इस तरह विवशता है भाजपा को ये दिखाई दे रहा है कि भले ही आंकड़े जो यहाँ गिनाए हैं अभी भाजपा के प्रवक्ता ने, ऐसा उन्हें लगता है कि ये उनके समर्थन में जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए असल आंकड़े और जो कि बहुत ही गोपनीय होते हैं, वो तब स्पष्ट होते हैं जब उम्मीदवारों की घोषणा हो जाती है और जब ये समझ में आने लगता है कि कौन से किस प्रकार का। जैसे आपको याद होगा कि जब डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम जब सामने आया था, तो ये नाम ही उस समय इस प्रकार का था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस समय जो रणनीति थी वो कारगर रही और वो सभी दलों को, मुझे लगता है उससे ज्यादा मजबूत नाम उस समय नहीं था। तो अभी देखने वाली बात यही है कि भाजपा किस तरह से उम्मीदवार का चयन करती है। और जहां तक आपने कांग्रेस का सवाल किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी मुझे लगता है एक बहुत ही
मैच्योर और हमारे सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और ये कार्य वही बखूबी निभाएंगे और मुझे लगता है कि वो पार्टी के हित में, देश हित में, लोकतंत्र के हित में, आज जैसा पॉलिटिकल वेंडेटा की बात मैंने पहले भी की, आज जो करने की आवश्यकता है वो सारे कदम मुझे लगता है खड़गे जी ठीक है आने वाले कदम उठाने का कार्य। ठीक है महेश जी, क्या एक तीर से दो निशाने साधने की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिशें की जा रही है क्या? बिहार में बड़ी पार्टी तो है ही, जिस तरह से गठबंधन से सरकार आप लोगों ने बना रखी है, लेकिन अब सवाल ये है कि वहां का जो सीएम पद है वो भी खाली हो जाएगा, एक राष्ट्रपति भी मिल जाएगा जिसपे ज्यादा विरोध भी नहीं होगा। एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश है क्या? हालांकि अभी औपचारिक ऐलान से नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले जो खबरें निकल के सामने आ रही है उस पर मैं बात कर रही हूँ। देखिए, मैं भी एक पत्रकार रहा हूँ और नेहा जी मैं कह सकता हूँ कि जो नाम चर्चा पहले हो जाती है, जिन नामों पे चर्चा, उसकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है। ये मेरी शुभकामना है कि भाई नीतीश जी ऐसे पद पे पहुंचे और उनका राजनीतिक अनुभव और जिस तरह से एक अल्टीमेट व्यक्ति हैं उनके प्रति हम सद्भावना ही रखते हैं और हमारी तो एलआई पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो मैं ऐसा नहीं सोचता कि वो ना है, लेकिन सवाल है कि पॉलिटिकल गणित, जो राजनीतिक समीकरण जो है उनकी तरफ होना चाहिए और इसके लिए वही कोशिश कर सकते हैं। उनके पास विपक्ष के, मैंने आपसे शुरू में कहा कि हमारे पास जो है 10,000 वोट की कमी है और हमारे सामने जो है 3 ऑप्शन है, एआईएडीएमके, वाईएसआर रेडी कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी। और इसके अलावा जैसे अभी कांग्रेस की जो नेत्री बोल रही थी आपके सामने कि भाई इसमें एक वोट डालने की तो एक फ्रीडम है, हर एक आदमी को अपने चॉइस से अपने कैंडिडेट को, अपने प्रत्याशी को कोई भी डाल सकता है। तो इसमें मुझे लगना रहा कि किसी तरह की कोई दिक्कत होगी। हम लोग अपने जो सहयोगी मित्र हैं और विपक्षी मित्र हैं उनको ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बजाय किसी लड़ाई के इस पद के, सर्वसम्मति से एक नाम जो बीजेपी रख रही है उसको आप मान लीजिए। नहीं मानते तो हमारा बनता है लोकतंत्र में जिसका गणित जिसके फेवर में है, जिसके पक्ष में है नेहा जी, उसको तो कहीं ना कहीं महत्व मिलना चाहिए ना। अगर ये महत्व अगर दी जाती है तो इससे खूबसूरत बात क्या होगी इस देश में। ठीक है, महिमा जी कुछ कहना चाह रही हैं, सुन लेते हैं। नेहा जी जब माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को जब राष्ट्रपति बनाया गया और उसके बाद कुछ बहुत सी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां हमने देखा कि देश का प्रथम नागरिक इस तरह से सबसर्विएंट हो सकता है क्या प्रधानमंत्री के आगे, जहां वो नतमस्तक से दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल शोभनीय नहीं था। और मुझे लगता है ये बात सबको याद है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि सब अपने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं, उनको ये स्वतंत्रता है, उनको तो ये स्वतंत्रता है, उन्हें जो उम्मीदवार अच्छा लगेगा, इसमें विप भी जारी नहीं कर सकते, वो उसको वोट दे सकते हैं। तो इसलिए ये इस समय भाजपा की जो इनसिक्योरिटी है वो साफ साफ झलकती है। ये उनको मालूम है कि जो ये पिछला कार्यकाल देखा गया है राष्ट्रपति महोदय का, जो कि हु वाज अ वेल लर्नेड एडवोकेट, मैं खुद भी एक एडवोकेट हूँ और हमारे देश के राष्ट्रपति के पद की गरिमा का और हमारे राष्ट्रपति का बहुत सम्मान करती हूँ। इसीलिए एक नागरिक होने के नाते बहुत ठेस पहुंची बहुत बार दिल को जब ये देखा कि वो प्रधानमंत्री के सामने संवैधानिक प्रमुख होते हुए कैसे नतमस्तक होकर के खड़े हुए हैं। तो इसलिए इस बार जो भी उम्मीदवार होगा, मुझे लगता है सभी पक्ष ये देख करके तय करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो हैं हमारे राष्ट्रपति के पास वो बहुत सी हैं, बहुत अहम हैं और ऐसे ही व्यक्ति को इस पद पर बैठना चाहिए जो देश के संविधान की ऐसी परिस्थितियों में जो आज हो गई हैं उसकी रक्षा कर सके। भाजपा के प्रवक्ता ने अभी जो बयान दिया उसकी मैं निंदा करती हूँ, जब उन्होंने कहा कि हमारे पास पब्लिक मैंडेट है तो इसीलिए क्यों राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट से कराया जाता है और ईवीएम से नहीं कराया जाता है। मुझे लगता है उसकी महत्ता आज इसी चर्चा में साफ हो जाती है। और क्यों दे दें, क्योंकि आपके पास पब्लिक मैंडेट है इसलिए समर्थन दे दें। ठीक है, लेकिन अब कौन होगा फिर राष्ट्रपति, अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ बन जाता है। शरद पवार हो सकते हैं क्या महिमा जी अगला? मुझे लगता है बहुत से मजबूत नाम है नेहा जी और हर नामांकन भरने वाला नाम, चाहे वो देश का कोई आम नागरिक ही क्यों ना हो,
वो मजबूती के साथ प्रस्तावनाओं के साथ वहां आएगा और उसका एक पूरा कायदा तय किया गया है। और जब वो व्यक्ति इतनी प्रस्तावनाओं के साथ और इतनी मैंडेट के साथ वहां ऑलरेडी आता है तो हर नाम मजबूत है, वो चाहे शरद पवार हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे मुझे लगता है आरिफ मोहम्मद खान हो, इन सभी की अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी है। और बाकी जो इलेक्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनको देखना है कि वो किसका चयन करते हैं, क्योंकि वो लोग विभिन्न सभाओं में बैठे हुए हैं और वो ये बेहतर जानते हैं कि उनके माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक का जिस अंत्योदय की बात भाजपा करती है, पर अफसोस की सिर्फ बात ही करती है, उस हर अंत्योदय जो अंत में खड़ा है पंक्ति के, उस नागरिक का कौन प्रतिनिधित्व करेगा। मुझे लगता है कि हर इलेक्टर बड़ी जिम्मेदारी से इसका वोट करेगा और बहुत से मजबूत नाम है इस देश के पास। इस देश ने 70 साल में बहुत बड़े बड़े नेता पैदा किया और मुझे लगता है कोई घाटा नहीं होगा, कोई कमी नहीं है हमारे पास अच्छे नाम। ठीक है राम प्रकाश पांडे जी, 15 जून को एक अहम बैठक बुलाई गई है ममता बनर्जी के जरिए। सवाल ये कि इस बैठक के क्या मायने हैं? देखिए, इस बैठक के माने यही है कि जितने भी विपक्षी दल हैं उनमें उनके साथ विचार विमर्श किया जाएगा और एक ऐसे चेहरे को सामने लाया जाएगा कि जो देश की सबसे सर्वोच्च स्थान पर बैठ के, संवैधानिक स्थान पर बैठ के संविधान के अनुसार से काम करेगा। क्योंकि राष्ट्रपति के पास बहुत शक्तियां हैं, जिस शक्तियों को लेके संविधान के हिसाब से तो सर अभी भी काम हो रहा है। अभी संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है क्या? देखिए, जो अभी सामने एक एक करके जो समस्याएं आई हैं, कभी रामनवमी के नाम पर, कभी हनुमान जयंती के नाम पर, अभी एक भाजपा के प्रवक्ता के नाम पर, ये जो प्रदौर बन रहा है और राष्ट्रपति चुप बैठे हुए हैं, जहां पर उनको कुछ ना कुछ तो उसके लिए करना चाहिए। तो नहीं, वो तो कुछ नहीं है। देश में उपद्रव मना जा रहा है, हर जगह पर देश की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश में अर्थनीति पोजीशन खराब हो जा रही है। ये सब चीजें तो बंद हो कम से कम। ठीक है, शरद पवार का नाम आगे चल रहा है, बताया जा रहा है कि शरद पवार के नाम को आगे किया जा सकता है। संजय सिंह के साथ मुलाकात भी उनकी हुई है। क्या लगता है कि तीसरा मोर्चा जो है, तमाम और विपक्षी पार्टियां क्योंकि इस बैठक में शामिल होने के लिए आ रही हैं, हालांकि शिवसेना संजय राउत ने तो मना कर दिया है कि वो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन किसी और नेता के यहाँ पे शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही है, कह रहे हैं किसी और नेता को भेज सकते हैं शिवसेना की तरफ से। लेकिन अब सवाल ये कि क्या शरद पवार के नाम पर सहमति बन सकती है विपक्षी पार्टियों की? राम प्रकाश जी, देखिए, ये तो 15 तारीख को हमारी सुप्रीमो पहुंच रही है, वहां पर सर्वदलीय जो बैठेंगे, जब विपक्षी दल, वहां पर अगर इस तरह का नाम आएगा तो सहमति बन सकती है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी भी जाएगी क्या महिमा जी इस बैठक में? हमारी अध्यक्षा ने मुझे लगता है इस बारे में सटीक उत्तर दिया है और जैसा उनका निर्देश होगा, जैसा वो तय करेंगी वैसा किया जाएगा। और फिर मैं दोहराऊंगी कि लोकतंत्र के हित में, सत्यमेव जयते के हित में जो कुछ जरूरी होगा वो किया जाएगा। जी, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि देखिए, संवैधानिक तौर पर कार्य नहीं हो रहा है और अगला राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए जो कि संवैधानिक तौर पर कार्य कराने के लिए सरकार पर दबाव बना सके। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बातों से? एसके पांडे जी। जी, ऐसा है कि ये कहना कि संवैधानिक काम नहीं हो रहा है, संविधान खतरे में है, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई कुछ है। संविधान तो खतरा में पड़ा था इंदिरा गांधी के राज में, जब उन्होंने रातों रात इमरजेंसी लागू किया था, सब लोगों को जेल में बंद कर दिया था। अभी वर्तमान में कोई भी ऐसा ही राष्ट्रपति हो जो मोदी जी के जो नीतियां हैं उसको आगे बढ़ाने में कोई रुकावट ना पैदा करे। इसलिए मेरा जो ही है कि अनुमान है कि राष्ट्रपति वेंकटैया नायडू जी ही होंगे, तो चर्चा किसी पर हो, अंतिम निर्णय नहीं पर होगा और वही देश के लिए हितकर भी होगा, क्योंकि टकराव सरकार और राष्ट्रपति में कोई टकराव नहीं होगा। ठीक है, टकराव होगी तो पुनः मैं महेश जी से इस पर रिस्पांस लूंगी, लेकिन इससे पहले महिमा जी जल्दी से रखिए अपनी बात। बहुत दुखद और विवादास्पद बात अभी जेडीयू के नेता ने कही, जब उन्होंने कहा कि ऐसा राष्ट्रपति हो जो मोदी जी की योजनाओं को शायद ये जानते नहीं है, हमारे संवैधानिक प्रावधानों को ये शायद जानते नहीं है कि राष्ट्रपति का क्या किरदार है, क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, क्या डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं,
और इस बात को याद कर लेना बड़ा जरूरी है कि राष्ट्रपति का काम ही है पूरे प्रशासन के ऊपर एक तरह का संतुलन बनाए रखना, उसके ऊपर एक तरह की निगाह दृष्टि बनाए रखना। तो मैं निंदा करती हूँ इस बात की जो अभी जेडीयू के नेता ने कही। ठीक है महेश जी, अभी पांडे जी ने कहा कि देखिए तमाम नेताओं पर चर्चा हो रही है, नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन राष्ट्रपति तो वेंकैया नायडू ही बनेंगे। उन्होंने अच्छी न्यूज दी, मैं उनको इस बात के लिए साधुवाद भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। और उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के साफ सफाई की वो बात कही जो लगभग इस देश के तकरीबन सभी देशवासी जो है ऐसा सोचते होंगे, उनके मन के हिसाब से उन्होंने ये बात कही। अब रही बात कि जो ये कांग्रेस की हमारी नेत्री हैं जो अपने आप को वकील कह रही हैं और कह रही हैं कि अब ये एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम में तो सर्वसम्मति बनी और कांग्रेस ने समर्थन दिया, इस तरह के झूठ बोल के और इस तरह से झूठे दुष्प्रचार के जरिए अपनी बात को रखना मैं उचित नहीं समझता। वो मालूम होना चाहिए कि तब जो है कैप्टन जो है लक्ष्मी सहगल एपीजे अब्दुल कलाम जी के खिलाफ में लड़ी थी और आपका गठबंधन था कम्युनिस्टों के साथ, आपने उनको समर्थन दिया था, न कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब को समर्थन किया था। तो आप लोग देश के सामने जो है इस चीज को लेकर झूठ मत बोलिए, ये सब चीजें रिकॉर्ड पे है। एक बात पर दूसरी बात की जो अभी ये हमारे मित्र जो है टीएमसी वाले जो ये राष्ट्रपति के ऊपर जिस तरह का आक्षेप लगा रहे थे और जिस तरह से ये कह रहे थे कि भाई अभी भाजपा प्रवक्ता और ये और वो संवैधानिक कार्य नहीं हो रहा। हाँ, संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। इनको शायद मालूम नहीं है इस देश में संविधान का कस्टोडियन जो है राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक संकट जो है वो राष्ट्रपति कभी इस देश में पैदा ही नहीं करता और ना राष्ट्रपति के ये प्रेजुडिस में किसी तरह से आप उसको उसके पद के हिसाब से उसको सामने रख के इस तरह की अगर आप बात करते हो तो निहायत ये मतलब आपका कृत्य जो है ये आपराधिक भी माना जाएगा। कभी भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। पढ़ लो कानून और उसके बाद ये सब चीजें इस तरह की टीका टिप्पणी वेंकैया नायडू के नाम पर सहमति कैसे बनवाएंगे? अगर आप ये कहते हैं कि देखिए हम चाहते हैं बिना चुनाव के सर्वसम्मति के साथ एक नाम पर सभी का सुझाव हो, अगर वेंकैया नायडू का नाम अभी पांडे जी बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है अगर उनका नाम आगे आता है तो ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, लेकिन अब सवाल ये है कि बाकी पार्टियों का कैसे आगे लेके आएंगे सर, उनको कैसे बनाएंगे बिना चुनाव के? देखिए हाँ नेहा जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी की तरफ से जो भी नाम जाएगा उस पर एक सर्वसम्मति बनाने की बात जरूर हम करेंगे। कांग्रेस से भी बात करेंगे, हम उनके सामने अपने प्रत्याशी का नाम रखेंगे, हम उनसे ये विनती करेंगे, ये उनसे हम समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए हमारे पास ये वोट का ये प्रतिशत है, हम इस तरह से चाहते हैं, हमारे पास ये समीकरण है जीतने का, और इस स्थिति परिस्थिति में जो है अगर सर्वसम्मति से कोई प्रत्याशी उतार दिया जाए तो लोकतंत्र का इससे खूबसूरत चेहरा और कुछ नहीं। तो अगर कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद का नाम सुझाया गया या फिर मनमोहन सिंह का नाम सुझाया गया तो उस पे क्या भारतीय जनता पार्टी तैयार होगी क्या? गुलाम नबी आजाद की तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ कर चुके हैं, मनमोहन सिंह के दाग पर कभी दाग नहीं रहा, तो ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में ही हैं, विपक्षी पार्टी की तरफ से भी तो ले सकते हैं राष्ट्रपति के लिए? लोकतंत्र में अब भारतीय जनता पार्टी जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी की वजह से गुलाम नबी जी राष्ट्रपति थोड़ी बनेंगे, कांग्रेस की वजह से बनेंगे, कांग्रेस के जो वोट प्रतिशत है उसकी वजह से बनेंगे। उन्होंने जिंदगी भर कांग्रेस के लिए काम किया है, पूरी जिंदगी उन्होंने होम कर दिया कांग्रेस के लिए। सवाल है कि कांग्रेस के पास वो होना चाहिए ना वोट प्रतिशत उनको राष्ट्रपति बनाने के लिए। हम उनको राष्ट्रपति तो नहीं बनाएंगे ना, हमारे पार्टी के ना नेता रहे, ना हमारे लिए उन्होंने कभी काम किया, ना हमारा तो विरोध करते रहे हमेशा। तो हम उनके ऊपर क्यों कंसीडर करने जाएंगे? क्या तुक बनता है?
समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, महिमा जी। अभी वेंकैया नायडू जी की बात हुई थी नेहा जी, और मुझे उनका एक बयान याद आ गया जो बड़ा विवादास्पद था, जब उन्होंने कहा था कि हम पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप है, लेकिन भगवा में गलत क्या है। इस तरह की बहुत सी बातें उनके हवाले से बहुत बार आती रही हैं। और अभी भाजपा के प्रवक्ता को सुनते हुए मुझे अल्लामा इकबाल की दो पंक्तियां याद आई, वो कह देती हूँ जरूर। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। और भाजपा बंदों को तौलने का काम करती है। हॉर्स ट्रेडिंग जिस तरह से भाजपा करती है आम चुनावों में, वो सभी को ज्ञात है, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। अभी इन्होंने बात की अटल बिहारी वाजपेयी के समय की राजनीति, तो मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, जो लोग जानते हैं वो बखूबी जानते हैं। लेकिन नेहा जी, बात यही है कि फिर से मैं वही बात दोहराऊंगी कि भाजपा अभी भी जो करने की कोशिश कर रही है, और जो बहुत स्पष्ट तौर पर यहाँ पर भाजपा की प्रवक्ता कह भी रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कोई मौका नहीं छोड़ेंगे लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश करने का, संविधान को कुचलने की कोशिश करने का। मैं फिर शुरू वाली बात याद दिलाऊंगी, 2019 में ईडी की जितनी रेड्स पड़ी और जितने जो तुलना उस समय की जा सकती है जब पार्लियामेंट्री चुनाव होने जा रहा था और भाजपा का फ्यूचर खतरे में था, उसको वो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर तो वो बात है और उसको देखे जाने की जरूरत है। आज राष्ट्रपति का चुनाव होना है, ये संविधान के प्रमुख का चुनाव होना है, ये संविधान की रक्षा की बात है। और क्या संविधान खतरे में है? हाँ, 100% खतरे में है आज संविधान। और यदि आज खतरे में नहीं है, ये वो गुम चोट की है भाजपा ने संविधान के ऊपर, भाजपा पर नेहा जी, जो मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में शायद किसी भी लोकतंत्र में इस तरह से नहीं हुआ कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और कांग्रेस ने यदि इमरजेंसी लगाई थी और क्षमा वीरस्य भूषणम की पद्धति निभाते हुए, जिसके लिए हम जितनी बार माफी देश से मांगने की जरूरत पड़ेगी उतनी बार हमारे नेता मांगेंगे, हम सब मांगेंगे, वो साफ थी, जाहिर थी। आज जो इमरजेंसी इस देश के ऊपर है वो अंदर ही अंदर दीमक की तरह इस देश को और संविधान को खाती जा रही है। और आज नहीं जागेंगे हम, यही हमारे नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने भी कहा, आज नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जागेंगे। संविधान को बचाने के लिए जो कदम उठाना है वो जरूर। ठीक है पांडे जी, ये जो विपक्ष के तेवर है सर, उसे देखकर लगता है इसके पांडे जी की विपक्षी एकजुटता हो पाएगी या फिर विपक्षी पार्टियां सरकार का साथ देगी और सर्वसम्मति के साथ एक नाम पर मोहर लगेगी? शायद भैया कि अभी जो प्रवक्ता बोल रहे थे, कह रहे थे कि प्रत्यक्ष रूप से इमरजेंसी है। अगर आज इमरजेंसी होता तो राहुल गांधी के पीछे पीछे इतने कांग्रेसी लोग प्रदर्शन कैसे कर देते? संभव था? अपनी बात सही इन्होंने आज एग्जाम्पल दिया। सोचने की बात है। इन लोगों को सिर्फ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है कि इमरजेंसी। अगर कांग्रेस अच्छी तरह सरकार चलाई रहती, अगर देश में विकास हुआ रहता, अगर रोजगार मिला रहता, तो फिर ये आज स्थिति क्यों होती? उनके नहीं करने का परिणाम हुआ है। और मैं नहीं मानता कि देश में कोई इमरजेंसी है। बहुत इनके दिमाग में हो सकता है कि अही सुन है, लेकिन नहीं। कहीं भी जो भी शहरी इलाके में ये जो अभी इनका प्रकरण हुआ है हमारे नूपुर जी का, उसका कोई भी प्रभाव बड़े शहरों को छोड़कर कहीं कुछ नहीं। ठीक है महिमा जी, रखिए अपनी बात जल्दी से। बड़े शहरों पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अभी प्रदर्शन की बात इन्होंने की, प्रदर्शन करने दिया क्या? आज दमनकारी नीतियां भाजपा की एक बार फिर से नजर आ गई। और ये बात नुपुर शर्मा की कर रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज 57 देश ही अंतर्राष्ट्रीय, पूरे देश नहीं है। मुस्लिम कंट्री ही पूरे विश्व नहीं है, इसको मान के चलिए। दिल को खुश रखने को गालिब, ये ख्याल भी अच्छा है। ठीक है, ठीक है। राम प्रकाश पांडे जी, क्या लगता है कि एकजुटता बन पाएगी, सर्वसम्मति के साथ एक नाम पर मोहर लग पाएगी? जरूर सर्वसम्मति बन पाएगी। अब विपक्ष जो देगा, और हमारे जेडीयू के नेताजी जो बोल रहे थे कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी वाली, तो रातों रात 500 और 1000 रुपए का नाम बंद कर देना, लोगों में इकोनॉमिकल पावर खत्म कर देना, यह इमरजेंसी से कम क्या है? लोगों को रातों रात हर उनका दरवाजे बंद करा देना, खाना पीना बंद कर देना, ये इमरजेंसी से कम क्या है? ये गुम लोगों में त्राही नहीं मचा दिया गया है। बोलते हैं कि उन्नति नहीं हुई है। अरे उन्नति किस जगह पर है? बेरोजगारी बढ़ती गई, द्रव्य मूल्य का वृद्धि बढ़ता ही जा रहा है, कोई सोच ही नहीं है।
तो ये इस जगह पर देखे भारत की अर्थनैतिक पोजीशन खराब होती जा रही है, जीडीपी गिरता जा रहा है, कोई सोच ही नहीं है। ठीक है और महेश जी, केवल ये अपनी चलाए जाते हैं। ठीक है महेश जी, आपने सुना महिमा जी भी कह रहे हैं कि देखिए लोकतंत्र में ऐसी गुमचोट देने की कोशिश कर रहे हैं जिसका खामियाजा आगे तक भुगतना पड़ेगा, और राम प्रकाश पांडे जी भी कहीं ना कहीं इसी बात को घुमा फिरा के कह रहे हैं। क्या वाकई अब देश को एक ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को नकेल कर सके इन पर? लोकतंत्र को गुमचोट मिले या ना मिले, लेकिन टीएमसी जो है कांग्रेस को जरूर दे रही है। ये कांग्रेस अच्छी तरह से समझ रही। इनके जितने छत्रप हैं वो आज सारे टीएमसी के कैंप में घुस रहे हैं। एक बात। दूसरी बात कि ये जो आप राम प्रकाश जी कह रहे हैं कि नोटबंदी और जीएसटी और तमाम अर्थव्यवस्था की कुव्यवस्था, अगर यही बात होती तो 2019 में सरकार कैसे आ जाती? और आप याद करिए इमरजेंसी, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लागू करने का परिणाम क्या रहा? उनकी जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस बुरी तरह से हारी। अगर इमरजेंसी होती, लोकप्रिय सरकार नहीं होती, जनता का जो है ख्याल नहीं करती, मोदी सरकार का जनता से अगर सरोकार नहीं होता, ये कहीं चमत्कार आपको दिखाई देता कि आपके पास जब कोरोना में एक लैब था और 135 करोड़ जनता थी और वैक्सीन के नाम पर कुछ आज से पहले भीख मांगने के अलावा हमने कुछ किया ही नहीं था वैक्सीन के नाम पर। वो देश जो है देश दुनिया में वैक्सीन देता रहा। अब रही बात कि आप अरब देशों की बात कर रही हैं और कह रही हैं कि 57 देशों ने, इस पे आप खुशी जाहिर कर रही हैं कि इंडियन एक भारतीय होने के नाते आपको खुशी हो रही है। नुपुर शर्मा जो है भाजपा प्रवक्ता ने जो भी कहा उसका खेद भी प्रकट किया गया, और ये चीज पूरी तरह से आत्मसात कर ली पार्टी ने कि भाई ठीक है, किसी हमारे व्यक्ति के बोली विचार और उसके व्यवहार से अगर किसी धर्म विशेष को ठेस लगी है, उन्होंने भी माफी मांग ली। अब उसके बावजूद भी आप लोग अलकायदा से ज्यादा इस देश में थ्रेट पैदा कर रहे हैं। उसको लेकर जिस तरह से आप लोग 57 देशों से ज्यादा छाती आप लोग पीट रहे हैं, ये देश आपका नहीं है क्या? इस देश से आपको कोई लेना देना नहीं है क्या? इस देश की छवि खराब करके आप राजनीतिक रोटी सेकोगे, इस देश को क्या दे पाओगे? और इसी सोच की वजह से, इसी मानसिकता की वजह से आपकी आज जो है धरातल, आपकी धरती, राजनीतिक जमीन जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। आप दिन पे दिन जो है आपको नोटा से भी कम वोट मिल रहा है। ठीक है महेश जी, यही कारण है। किसको कितना वोट मिल रहा है, किसको कितना वोट नहीं मिल रहा है, ये बात की बात है। लेकिन अब सवाल ये, जो क्योंकि हम बात अब राष्ट्रपति चुनाव की कर रहे हैं, सर आप इन नामों पर सहमति नहीं जताएंगे जो कांग्रेस की तरफ से आगे फिलहाल चल रहे हैं? गुलाम नबी आजाद का नाम, शरद पवार का नाम या फिर मनमोहन सिंह का नाम। लेकिन अब सवाल ये है कि ये आपके नाम पर सहमति नहीं जताएंगे, आप इनके नाम पर सहमति नहीं जताएंगे। कैसे ये निर्विरोध एक व्यक्ति के नाम पर आगे बढ़ा जाएगा या इस चुनाव को आगे बढ़ाया जाएगा? कैसे एक व्यक्ति के नाम पर निर्विरोध चुनाव होगा? उसी के लिए पार्टी ने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राजनाथ जी को इस चीज के लिए कहीं मनोनीत किया है कि आप लोग बात करिए और इनको समझाइए, और जो समीकरण हैं निश्चित रूप से जो भाजपा द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी होगा उसके पक्ष में है, तो ऐसे में उनको भी कहीं समझना चाहिए क्या है कि वो इस पद के लिए जो है लड़ाई लड़े, और वो एक सांकेतिक लड़ाई हो, जानते हुए भी कि उनकी हार निश्चित है, और उसके बाद भी अगर इस तरह की लड़ाई लड़ी जाए तो लोकतंत्र में इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और क्या होगी? ठीक है। महिमा जी कह रहे हैं कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपकी हार निश्चित है। ये कह रहे हैं हमारे साथ तो बीजू जनता दल की या फिर वाईएसआर कांग्रेस की बात करें, एआईएडीएमके से भी बातचीत हमारी चल रही है, हमारे पास तो है पूरा आंकड़ा है। आप लोग अपनी टेंशन लीजिए और आप लोगों के नाम पर हम क्यों सहमति जताएं?
नेहा जी, आपकी बात का उत्तर देने से पहले एक बात कह देना चाहती हूँ जिसके लिए हाथ खड़ा कर रही थी। हिंदी का एक मुहावरा है जो स्कूल में बचपन में पढ़ा था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसका बड़ा सटीक उदाहरण अभी भाजपा प्रवक्ता ने अपने यहाँ व्यवहार से दिया, जब उन्होंने कांग्रेस के ऊपर और देश के नाम खराब करने की बात कही। उन्होंने नहीं कहा कि नूपुर शर्मा ने देश का नाम खराब किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने तब तक इसके ऊपर खेद नहीं जताया जब तक बात सिर्फ आंतरिक तौर पर देश के अंदर चल रही थी। जब बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ गई तब इन्होंने ये किया, और आज उल्टा चोर कोतवाल को डांटेगा की मिसाल यहाँ पर सार्थक कर रहे हैं। और जो बात ये कर रहे हैं, देखिए मैंने जैसा पहले भी कहा था, दिल को खुश रखने को गाली भैया ख्याल भी अच्छा है। और जब उम्मीदवारों के नामांकन सामने आ जाएंगे तो उसके बाद स्थिति स्पष्ट भी हो जाएगी। और लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, सच्ची आस्था रखते हैं, और यदि ऐसा ही होगा तो वो दिख जाएगा। फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? 2017 में भी तो करवा लिया था ना मैम, 2017 में। ठीक है ना, तो नेहा जी मैं वही तो कह रही हूँ ना कि ठीक है, तो वो तो जो प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष को तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये चुनाव जो है ये बड़े स्पष्ट तौर पर बड़े मुझे लगता है बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से होता है। इसका बड़ा तय पैमाना है। और जब उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी, अब ये देखना ये है कि हम सभी विपक्षी दल मिल करके एक ऐसे उम्मीदवार को ला सकेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस काम में बहुत अच्छा फैसला मुझे लगता है सामने लेकर आएंगे, और ऐसे उम्मीदवार का नाम तय किया जाएगा जिसके ऊपर मुझे लगता है कि भारत के हर नागरिक की आस्था होगी, संविधान को बचाव करने के लिए आस्था हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे वाकई देखने वाली बात होगी कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसका नाम और आगे बढ़ाया जाता है, कौन उम्मीदवार होता है, और क्या उस उम्मीदवार के नाम पर आम राय तमाम पार्टियों की बन पाती है या फिर नहीं। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।